हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। इस चैनल पर अपनी चल रही है करंट अफेयर्स की सीरीज। आज है अपन उसके पार्ट 42 पे। आप देख रहे होंगे रोज ही अपन 5 टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो अपन ऐसी पेस पे चल रहे हैं कि अपने को यहीं पे ये टॉपिक्स याद हो जाएं, अपने को कहीं भी कंफ्यूजन नहीं बैठे, क्लैरिटी बढ़े। और अपन अलग अलग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं एक ही पार्ट में, एक ही लेक्चर में, जिससे यूपीएससी के पेपर में भी तो सारे टॉपिक्स अलग अलग ही आते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि शुरू के 20 क्वेश्चन इकोनॉमी के दे देंगे, 21 से 40 पॉलिटी के दे देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। मिक्स फॉर्मेट में ही पेपर आता है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी मिक्स फॉर्मेट में ही करनी पड़ेगी, तभी तो जाके पेपर क्लियर होगा। इसलिए आप रोज 5 टॉपिक्स पढ़ते रहें, यहीं पे याद करते चले और एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहें जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रवासी भारतीय दिवस। देखो, इंडिया के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं आज के टाइम पे। आप कहीं भी जाओगे वहां आपको इंडियन मिल ही जाएंगे। तो वो एक तरीके से सॉफ्ट पावर है हमारे देश की। चाहे वो नेशनलशिप सिटीजनशिप ले चुके हों, नेशनल बन गए हों दूसरे देश के, पर फिर भी आज उनको इंडियंस के नाम से ही जाना जाता है आज भी। तो वो एक तरीके से हमारे डायस्पोरा ही हैं। वो हमारी सॉफ्ट पावर हैं। उनसे ही हमारे देश की पहचान है, इज्जत है, सम्मान है। तो उन्हीं लोगों को ऑनर करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1915 में 9 जनवरी के दिन ही, 9 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे अपने को आजाद कराने। ठीक है, ये एक फ्लैगशिप इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। ठीक है, हर 2 साल में एक बार अपन मनाते हैं ये, सम्मान करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इंडिया और बाहर। जैसे आप देखोगे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, तो वो एक तरीके से भारत का ही नाम रोशन कर रहे हैं ना, भले ही वो अब भारतीय नहीं है, अमरीकी बन गए हैं। तो इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ताकि इंडियन डायस्पोरा में पकड़ बनाई जाए। देखो, इकोनॉमी का भी सीधा सीधा रिलेशन है इससे। जैसे इंडियंस बाहर रहते हैं, वो इंडियन की तरफ और मतलब उनका माइंड आएगा इंडिया की तरफ, फिर वो इंडियन चीजें इस्तेमाल करने लगेंगे। जैसे अगर उन्होंने कुर्ता पैजामा साड़ी ही पहन ली, चूड़ी ही पहन ली, तो चूड़ी तो इंडिया से बनकर ही जाएगी ना। हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग ही होगी। वो त्योहार मनाने लग गए, तो त्योहार मनाएंगे। वो मतलब देखो, गरबा खेल रहे हैं वहां पे, डांडिया खेल रहे हैं, तो डांडिया इंडिया से बनकर जाएगा, तो इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो प्रवासी भारतीय दिवस इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए भी है कि इंडिया से चीजें एक्सपोर्ट होके विदेश जाएं। ठीक है, इंडिया का इकोनॉमी ग्रो होए। ये भी एक इकोनॉमिकल फैक्टर भी है प्रवासी भारतीय दिवस का। तो एक तरीके से सॉफ्ट पावर ही है सारे प्रवासी भारतीय भारत के। ठीक है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मनाती है। इसमें एनआरआई को भी सम्मान करा जाता है। ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स को भी करा जाता है। पीआईओ तो अब बंद हो गए, पर ओसीआई को भी, मतलब जो भी इंडियन थे या उनके पेरेंट्स, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स इंडियंस थे, तो उनको भी, जो भी मूलभूत से भारतीय हैं, उनका यहाँ पे सम्मान करा जाता है। उनको रिकॉग्नाइज करा जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन को किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, साइंस हो, बिजनेस हो, हर चीज में। एक बार रीड कर लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस is celebrated once in every 2 years to strengthen the engagement of the overseas Indian community with the government of India and reconnect them with their roots। देखो, इनसे डोनेशन वगैरह भी ले सकते हैं कि भारत की तरक्की कर रहे हैं हम, या आपके गांव में मंदिर बना रहे हैं, आपके गांव तक सड़क पहुंचा रहे हैं। तो ठीक है, हर तरह से ये जरूरी है। January 9 was chosen as the day to celebrate the occasion since it was on this day in 1915 that Mahatma Gandhi, the greatest Pravasi, returned to India from South Africa। आपको ये डेट भी याद होनी चाहिए कि गांधी जी इंडिया कब आए थे साउथ अफ्रीका से। इट इज द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कंफ्यूज मत होना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ही है ये इवेंट। During the convention, selected overseas Indians are also honored with the prestigious Pravasi Bharatiya Samman award to recognize their contribution to various fields both in India and abroad। इसमें जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है ना, इसमें एक प्रवासी भारतीय सम्मान भी देते हैं। कौन देता है वो सम्मान? प्रेसिडेंट देता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज करने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन किसी भी फील्ड में, वेरियस फील्ड्स में, चाहे इंडिया में हो या अब्रॉड हो। ठीक है, तो ये है प्रवासी भारतीय दिवस। सवाल कहाँ कहाँ से बन सकते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है,
हर साल मनाया जाता है क्या? नहीं, हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री मनाती है? गांधी जी इंडिया कब आए थे? प्रवासी भारतीय सम्मान कौन देता है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देते हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर देते हैं क्या? नहीं, प्रेसिडेंट देते हैं। किस फील्ड, ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि सिर्फ साइंटिफिक फील्ड में मिलता है, मेडिकल फील्ड में मिलता है, या सिर्फ आर्ट्स की फील्ड में मिलता है? नहीं, हर फील्ड में मिल सकता है। तो ये सारे सवाल है प्रवासी भारतीय दिवस से, आप याद रखें। अभी 2026 में ही मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस, तो अब 2028 में नेक्स्ट मनाएंगे, पर 2026 में मनाया था तो सवाल बन सकता है यूपीएससी का, इसलिए आप अच्छे से पढ़ें। आज का दूसरा टॉपिक है कपड़ा गंडा शॉल्स। देखो ये शॉल देखो एक बार आप, इस शॉल का ना जीआई टैग मिला है उड़ीसा में। उड़ीसा को कपड़ा गंडा शॉल्स का जीआई टैग मिला है रायगढ़ और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। देखो उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे नियमगिरी हिल्स है, नियमगिरी की पहाड़ियां हैं। तो नियमगिरी की पहाड़ियों पे एक ट्राइब रहती है, उस ट्राइब का नाम है डोंगरिया कोंड ट्राइब। क्या नाम है? डोंगरिया कोंड ट्राइब। तो इस ट्राइब की महिलाएं ये शॉल बुनती हैं, एम्ब्रॉयडर्ड करती हैं, ठीक है। ये जो डोंगरिया कोंड ट्राइब है, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं। तो मैं आपको अलग से टॉपिक में समझाऊंगा कि पीवीटीजी क्या है, ठीक है, तब आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अभी आप यहाँ पे देखो कि ये नियमगिरी की हिल्स हैं उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। नियमगिरी हिल्स में रहती है एक डोंगरिया कोंड ट्राइब। उस डोंगरिया कोंड ट्राइब की महिलाएं कपड़ा गंडा शॉल्स बनाती हैं। उस कपड़ा गंडा शॉल्स को जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग वाले सवाल तो यूपीएससी पूछता ही है। उड़ीसा में रायगढ़ और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट्स को कपड़ा गंडा शॉल के लिए जीआई टैग मिला है। सीधा सवाल आ जाएगा, कपड़ा गंडा शॉल्स कौन से स्टेट से रिलेटेड है, कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है। या ऐसा भी सवाल आ सकता है, ये ट्राइब पीवीटीजी है या नहीं है, ये ट्राइब कहाँ रहती है, ये ट्राइब उड़ीसा में कहाँ रहती है, ठीक है। फिर आप ऐसे याद रखो कि एक राजा हुआ करते थे, राजा विक्रम देव ऑफ जयपुर। ये राजस्थान वाला जयपुर नहीं है, एक जयपुर जगह करके उड़ीसा में भी है, वहां के राजा हुआ करते थे विक्रम देव। उन्होंने मिड 17 सेंचुरी में ये ट्रेडिशन शुरू करा था कपड़ा गंडा शॉल्स बनाने का, ठीक है। अब एक बार रीड कर लेते हैं। कपड़ा गंडा शॉल्स woven and embroidered by the women of the Dongaria Kond tribe, a PVTG in the Niyamgiri Hills, in Odisha's Raigad and Kalahandi district. Thus, tradition was started by King Vikram Dev of Jaipur in medieval 17th century. देखो यूपीएससी क्या करेगी, सवाल पूछ देगी। किंग विक्रम देव ऑफ जयपुर, उन्होंने शुरू करा था शॉल बनाना। तो जयपुर से राजस्थान वाला जयपुर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। It gets GI tag Odisha, Raigad and Kalahandi. It is embroidered on an off-white coarse cloth with red, yellow and green colored threads, each color holding its unique significance. देखो लाल पीला हरा थ्रेड से ये बनाया जाता है ऑफ वाइट पे। ये फोटो देख लो, आपको याद हो जाएगा। ये जो डोंगरिया कोंड वाले लोग हैं ना इस ट्राइब के, ये अपनी फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट देते हैं। ये लव एंड अफेक्शन दिखाता है इसको गिफ्ट करना। और मैन और वुमेन दोनों पहनते हैं ये शॉल। सवाल क्या क्या बनेंगे? कपड़ा गंडा शॉल्स कौन से स्टेट के हैं? कपड़ा गंडा शॉल्स कौन सी ट्राइब से एसोसिएटेड है? ये जो डोंगरिया कौन ट्राइब है, ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? डोंगरिया कौन ट्राइब पीवीटीजी है या नहीं है? नियमगिरी हिल्स कौन से स्टेट में है, ठीक है। कपड़ा गंडा शॉल्स के लिए जीआई टैग उड़ीसा में कहा मिला है? रायगढ़ और कालाहांडी। भुवनेश्वर डाल देंगे, पुरी डाल देंगे, कुछ भी डाल सकते हैं ये, ठीक है। उड़ीसा में रायगढ़ और कालाहांडी को मिला है। देखो उड़ीसा के शहरों के नाम पता है आप लोगों को? एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने जिलों के नाम आप लिख सकते हैं। नयागढ़ है, तो एक बार पता होना चाहिए आपको हर स्टेट के जिले जगह, ठीक है। जीआई टैग कहाँ मिला है इसको? उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी में। और एक बार इसकी इमेज देख लो, सीधा सवाल आएगा, आप आराम से कर लेंगे। फिर टॉपिक आता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर स्टेट्स। देखो आपने सुना होगा कि इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। फिर आपने सुना होगा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा रहा है कुछ स्टेट्स को। तो ये परंपरा शुरू हुई थी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की स्टेट्स को 1969 में। ये फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड करा था ये आइडिया। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि फिफ्थ फाइनेंस कमीशन को क्या नाम है दूसरा, कौन इसमें मुख्य लोग थे जिनके नाम पे फिफ्थ फाइनेंस कमीशन पड़ा है, ठीक है।
ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि काफी सारी स्टेट्स हैं जो ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पोजीशन पर हैं। उनका टेरेन बहुत हिली है या जंगल बहुत ज्यादा है, कनेक्टिविटी है ही नहीं, एजुकेशन लेवल्स कम है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रही, बॉर्डर के आसपास है, वायलेंस बहुत ज्यादा है, मेन स्ट्रीम इंडिया से कनेक्टेड ही नहीं है, और मतलब बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में है वो। आज के जमाने में भी है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी नहीं है वहाँ पे। तो उन स्टेट्स के बेटरमेंट के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उनको दिया गया है। इसके मेजरली फायदे तो ये हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा देती है इन राज्यों में विकास के लिए। जैसे आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो बॉर्डर के पास है चाइना की, दूसरा वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, डेवलपमेंट करना है, हर तरह से डेवलपमेंट करना है इसलिए। तो देखो जो, और एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स होती है ना, उसमें जनरल मतलब नॉर्मल स्टेट्स को तो 60-40 का हिसाब बैठा रखा है सरकार ने। 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, हिली स्टेट्स में क्या होता है, 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। फिर कुछ कुछ स्पेशल कंडीशंस में 100% पैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है। तो एक तरीके से स्पेशल फंड ही दिए जा रहे हैं, स्पेशल ग्रांट्स ही दी जा रही है इन स्टेट्स को, ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, ये रीजनल डिस्पैरिटी कम हो सके, ये मेन स्ट्रीम इंडिया में शामिल हो सके। ठीक है, ये जो ग्रांट्स है ना, ये किस हिसाब से दी जाती हैं? एक फॉर्मूला बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसे कहते हैं गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। तो ये भी एक यूपीएससी का सवाल है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है स्टेट्स, उनको जो ग्रांट दी जाती है वो किस हिसाब से दी जाती है? वो गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के हिसाब से दी जाती है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में ना 11 स्टेट हैं। ठीक है, कौन है वो 11 स्टेट? नॉर्थ ईस्ट के तो सारे हैं, एक सिक्किम है, हिमाचल है, उत्तराखंड है और तेलंगाना है। एक बार आप देख लो, असम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ठीक है, सिक्किम है, 7 सिस्टर्स हैं, और सिक्किम में 8, तो यही हो गए। उत्तराखंड, हिमाचल, 2 और ऐड हो गए, 10। और 11वां कौन सा है? तेलंगाना है। अब आप बोलोगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर तो यूटी है अभी। ठीक है, तेलंगाना में भी ना काफी सारे ट्राइबल है लोग, इसलिए, और नया स्टेट बना है तो इसलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में है वो अभी। ठीक है, अब एक बार रीड कर लेते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर स्टेट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1969 बेस्ड ऑन द फिफ्थ फाइनेंस कमीशंस रिकमेंडेशन. It supports states with geographical and socio-economic disadvantages. Grants to these states were given using the Gadgil Mukherjee formula. देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ना कोलिशन में नीतीश कुमार ने गवर्नमेंट बनाई थी एनडीए के साथ, तो बात चली थी बिहार को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की, और शायद दे भी दिया, तो ऐसा कुछ है न्यूज। तो ये नहीं पूछेंगे अभी कि क्या है ऐसा, तो ये जरूरी है। ठीक है, दिया नहीं है क्योंकि अभी 11 स्टेट्स के पास ही है, तो बात चली थी इसलिए ये न्यूज में इसलिए पढ़ा रहे हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन granted by the center to assess states facing geographical and socio-economic disadvantages such as hilly terrain, low population density and strategic border locations. देखो लोग बहुत कम रहते हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में दिक्कतें आती हैं, हिली टेरेन है, बॉर्डर के आसपास रहते हैं। करेंटली 11 स्टेट्स होल्ड दिस स्टेटस: आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। अब आपको क्या क्या याद रखना है स्लाइड से। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर स्टेट्स कब से देना शुरू हुआ था? 1969 से। किसके रिकमेंडेशन से? कुछ भी बोल देंगे, प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी, किसी आयोग की रिपोर्ट आई थी, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना शुरू हुआ था स्टेट्स को। इट सपोर्ट स्टेट्स विद ज्योग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। फिर इसमें जो ग्रांट दी जाती है ना, वो एक गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के हिसाब से दी जाती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है यूपीएससी का, ये याद रखना, और ये 11 स्टेट्स है ये याद रख लेना। बेनिफिट्स क्या होते हैं? These states receive significant central assistance, often with a higher proportion of grants compared to loans. 90% grant, 10% loan for centrally sponsored schemes. ठीक है, 14th and 15th फाइनेंस कमीशन ने कुछ चेंजेस करे हैं, एक बार वो चेंजेस देख लो। While the 14th Finance Commission removed the concept of special category for funding, it recommended filling the resource gap by increasing tax devolution to all states to 42%. However, special assistance continues for northeastern and 3 hilly states. ठीक है,
अब देखो 14, अब इसमें आप बोलोगे जम्मू कश्मीर क्यों शामिल है? जब ये 14 फाइनेंस कमीशन आया था, जब जम्मू कश्मीर स्टेट ही था, इसलिए शामिल है यहाँ पे। अब आप बोलोगे आप गलत पढ़ा रहे हो, गलत नहीं पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। देखो चेंज क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो है, अभी भी है, पर फाइनेंस कमीशन की फंडिंग में थोड़ा चेंज कर दिया है। यहां से सवाल घुमा सकते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हटा दिया क्या सरकार ने? हटाया नहीं है, फाइनेंस कमीशन ने फंडिंग पैटर्न में चेंज करा है। और स्पेशल असिस्टेंस तो इन सब स्टेट्स को दी जा रही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आज का फिर अगला टॉपिक है को डिस्ट्रिक्ट्स इनिशिएटिव। देखो आसाम सरकार ने ये इनिशिएटिव शुरू करा है, को डिस्ट्रिक्ट्स इनिशिएटिव। यूपीएससी सीधा सवाल पूछ लेगी कि कौन से स्टेट ने शुरू करा है को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। ये शुरू करा है आसाम ने, ठीक है। और आपका प्रीलिम्स का एक सवाल हो जाएगा सही। ये क्यों सही करा है, मतलब ये है क्या इनिशिएटिव? आसाम में देखो जो जिले हैं ना, उस जिले के अंदर ही काफी सारे को डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए जाएंगे। आसाम में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोला जाता है आसाम में, डीएम को डीसी बोला जाता है आसाम में। तो ये जो को डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, एक जिले के अंदर ही, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही काफी सारे को डिस्ट्रिक्ट बना दिए जाएंगे। तो उन को डिस्ट्रिक्ट में कौन से ऑफिसर बैठेंगे? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बैठेंगे, एडीसी साहब बैठेंगे, ठीक है। ये क्यों बनाया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए, रीजनल डिस्पैरिटी कम करने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ाने के लिए, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच करने के लिए। देखो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसपास ही डेवलपमेंट ज्यादा होता है, तो काफी सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन जाएंगे, को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन जाएंगे, तो वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा ऑफिसर्स आएंगे तो ज्यादा अच्छे से काम होगा। तो यही सब ध्यान में रखते हुए करा है असम सरकार ने। इन्होंने देखो काफी सारे बना दिए, इनका टारगेट है कि बहुत सारे 250 प्लस इनको को डिस्ट्रिक्ट्स बनाने हैं। 2024 से शुरू करी है इन्होंने ये स्कीम। को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव आसाम ने शुरू करा है, को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव आसाम ने शुरू करा है। एक बार रीड कर लेते हैं। को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव आसाम इंट्रोड्यूस को डिस्ट्रिक्ट स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स टू इंप्रूव गवर्नेंस। ये सब गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए करा है कि जो बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उसको गवर्न करना मुश्किल हो रहा है, तो स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दी गई हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, ये देखो, ये टर्म्स याद रख लेना, मेंस में बहुत काम आते हैं। डिसेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एनहांसिंग गवर्नेंस, प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज अप्रोच, प्रोवाइडिंग सर्विसेज क्लोजर टू पीपल, इंक्लूसिव ग्रोथ, lowering regional disparity. The Co-District Initiative is a pioneering governance model launched by the Assam government in October 2024, aiming to decentralize administration by creating co-districts. These sub-district units, often covering specific legislative assembly constituencies, are led by additional district commissioners empowered to handle land revenue welfare and magistrate duties directly. देखो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठेगा, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बैठेगा, तो वो बहुत बड़ा एरिया एडमिनिस्टर करेगा, तो वहां पे कुछ नेग्लिजेंस हो सकती है, इसलिए छोटे एरिया में ही इन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स बना रखे हैं। तो आपको एक और चीज याद रखनी है, आसाम की ना देखो ऐसा है कि काफी सारी ट्राइब्स रहती हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट में ही 4-5 ट्राइब्स भी रहती हैं, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, करप्शन होने के चांसेस हैं, फेवरेटिज्म होने के चांसेस हैं। तो उन सबको दूर करने के लिए इन्होंने क्या करा कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना, उसी को एक को डिस्ट्रिक्ट बना देंगे। इससे आपको क्या क्या याद रखना है, स्लाइड से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। को डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट ने बनाया है, पहला सवाल यही है। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि फायदे क्या हैं, क्यों बनाया है। और तीसरा सवाल अगर भूला बिसरा पूछ सकते हैं, तो इसको हेड कौन करेगा, लेड कौन करेगा? ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर करेंगे, यही मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज भी अपनाएंगे। ये सवाल बनने के चांसेस कम है, पर फिर भी आप पढ़ लो, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट, आपको पता होना चाहिए मजिस्ट्रेट ड्यूटीज क्या होती हैं। ये देखो आज का फिर आखिरी टॉपिक है ये ये क्या है? देखो ये साउथ चाइना सी है, ये जो डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है ना आपको, ये साउथ चाइना सी है। इसके बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि चाइना में चलती है एक 9 डैश लाइन, चाइना उस 9 डैश लाइन को अपना बॉर्डर मानता है कि वहां तक हम हैं। तो चाइना के इन सब देशों के साथ काफी सारे विवाद होते रहते हैं। और साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से जापान जाते टाइम भी आता है। अपन भी इस रास्ते को यूज करते हैं, जो अपना ईस्टर्न फ्लाइट, जो अपना है ना ईस्ट व्लादिवोस्टोक से चेन्नई आने वाला ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, उसमें भी अपन इस सी को यूज करने वाले हैं।
यहाँ पे दो फेमस आइलैंड है, पार्सल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड। ये यूपीएससी के फेवरेट सवाल बन सकते हैं कि पार्सल आइलैंड कहाँ पर है जी, साउथ चाइना सी में है। स्पार्टली आइलैंड कहाँ है जी, साउथ चाइना सी में है। एक बार देख लो किन किन देशों से बॉर्डर बनाता है साउथ चाइना सी। अपन पढ़ा रहे हैं यहाँ पे साउथ चाइना सी की लिटोरल कंट्रीज कौन सी हैं। चाइना तो ऑब्वियस बात है ही, ताइवान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और ब्रुनेई है। कितनी देश हो गई ये? चाइना हो गया, ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, ब्रुनेई हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया और वियतनाम हो गया। 7 देशों से बॉर्डर शेयर करता है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के 7 लिटोरल नेशंस है। साउथ चाइना सी के 7 लिटोरल नेशंस हैं। साउथ चाइना सी के 7 लिटोरल नेशंस हैं। देख लो, गल्फ ऑफ थाईलैंड भी यहाँ पड़ता है, वो अलग है साउथ चाइना सी से। मलाक्का स्ट्रेट यहाँ पड़ती है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, ये भी देख लो। सुलूसी सेलेप्सी यहाँ पड़ता है। ठीक है, ये जो ताइवान लिखा है ना, हांगकांग के ऊपर जो ताइवान लिखा है, तो यहीं से ये है स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोसा, जो ताइवान और चाइना के बीच में है। स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोसा से साउथ चाइना सी ईस्ट चाइना सी में मिल जाता है। ये जो ताइवान लिखा है ना, ध्यान से देखो, हांगकांग के ऊपर जो ताइवान लिखा है, वो जो बीच का जलडमरू है, स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोसा, जिसे स्ट्रेट ऑफ ताइवान भी कहते हैं। ठीक है, एक बार आगे देख लो मैप अच्छे से, ये मैप बहुत जरूरी है। South China Sea littoral countries. The South China Sea is bordered by 7 main nations and territories, including China and Taiwan to the north, Vietnam to the west, Philippines to the east, Malaysia, Brunei and Indonesia to the south. और बाकी क्लेम्स वगैरह चलते रहते हैं। These littoral states have competing territorial claims over the seas, islands and resources. देखो, साउथ चाइना सी में ना कौन सी कंट्री कहाँ पड़ती है, मैप बहुत याद रख लेना, और कौन सी कंट्रीज लिटोरल कंट्रीज है साउथ चाइना सी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 देश है, कौन है वो 7 देश? चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। चाइवान चाइना और ताइवान तो नॉर्थ में पड़ता है, वियतनाम वेस्ट में, फिलीपींस ईस्ट में, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया साउथ में। तो लिटोरल कंट्रीज याद रखनी है साउथ चाइना सी की, आ सकता है पेपर में। थैंक यू। कैसा लगा लेक्चर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।